हेलो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 140 शब्द प्रति मिनट की गति से 1500 शब्द होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। महोदय, जहां तक विकास कार्यक्रमों का संबंध है, हाल ही में विद्युत चलित संयंत्र और गैर सरकारी तथा सरकारी रूप से नलकूप लगाने के कार्यों में काफ़ी प्रगति हुई है। इस नवगठित भूमिगत जल बोर्ड पर यह जिम्मेदारी डाली गई है, जिसका कार्यक्षेत्र नलकूप संगठन से अधिक विस्तृत है। उक्त बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के एक विशेष क्षेत्र में भूमिगत जल की मात्रा का मूल्यांकन और सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है। अध्यक्ष महोदय, देश की खाद्य स्थिति में सुधार करने के लिए इस वर्ष भारत की केंद्रीय सरकार ने जो प्रयत्न किए, उन प्रयत्नों की मैं सराहना करता हूं और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस देश को अनाज के मामले में 1970-71 तक आत्मनिर्भर बनाने का हमने निश्चय किया है और आत्मनिर्भरता के लिए 12 करोड़ टन अनाज वार्षिक पैदा करने का लक्ष्य रखा है और अगले 4 वर्षों में उसको पूरा कर इस वर्ष अच्छी उपज आ जाएगी, ऐसा लक्ष्य था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सर्दी की वर्षा आशा के अनुरूप न होने से पहले अनुमान के अनुरूप बहुत अच्छी फसल न हो सकी। अधिक उत्पादन के पूर्व अनुमान जो किए गए थे, उसको आधार बनाकर अब प्रोक्योरमेंट की योजना तैयार नहीं हो सकती। महाराष्ट्र, जहां से मैं आया हूं, उस महाराष्ट्र में अनाज की काफ़ी पैदावार होगी, ऐसा ख्याल था, लेकिन वर्षा न होने से वहां भी अनाज का उत्पादन कम होगा और कई ऐसे ज़िले व गांव हैं कि जहां आज अनाज की बहुत कमी है। इसलिए प्रोक्योरमेंट का जो लक्ष्य रखा गया था वह पूरा नहीं होगा और इसलिए यह ख्याल है कि महाराष्ट्र राज्य को अनाज के बारे में सप्लाई करने का जो लक्ष्य था वह बढ़ाना पड़ेगा। बहुत से प्रयत्न अनाज में आत्मनिर्भरता के लिए हो रहे हैं, उसमें अधिक उत्पादन आपको करना पड़ेगा और उसके लिए सुधरे हुए बीज, कृषि मशीनें, उर्वरक, सिंचाई, कृषि के लिए ऋण देना और भूमि सुधार आदि ऐसे कई उपाय कहे गए। मैं सिर्फ उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है मूल्य नीति। अनाज के बारे में जो मूल्य नीति है वह कैसी हो। मैं बराबर यह देखता हूं कि अनाज के बारे में कोई मूल्य नीति नहीं है और जो है वह नीति उपभोक्ता जिसको कहते हैं उसके हित की है, किसान के हित की नहीं है। इस संसद में श्री राम सेवक यादव और कई ऐसे अपने उधर के सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा था और उसमें सरकार से मांग की गई थी कि अनाज की जो पैदावार है उसका मूल्य लाभकारक हो। लाभकारक ही नहीं बल्कि उसको उत्साहदायक भी हो। इस तरह से एक प्रस्ताव भी यहाँ से पास हुआ। सरकार ने उसे मान लिया। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन मूल्य निश्चित करना चाहिए। इससे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा और वे अधिक अन्न पैदा कर सकें, इसके लिए प्रोत्साहित होंगे। अध्यक्ष महोदय, दार्जिलिंग जिले के लिए एक परियोजना मंजूर की गई है। समस्त देश में से चयन किए गए जिलों में इन परियोजनाओं को चलाने के लिए भारत सरकार ने विशेष एजेंसियां स्थापित की हैं, जिनको भारत सरकार से अनुदान मिलता है। ये एजेंसियां सहकारी ऋण और संस्थाओं के लिए जोखिम निधि प्रबंधन संबंधी राज्य सहायता ऋणों के रूप में सहायता करेंगी। छोटे और सीमांत किसानों को पूंजी निवेश के लिए और इन किसानों को एकत्र आधार पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत एजेंसियों को उक्त एजेंसी द्वारा निधि में से राहत सहायता दी जाएगी।
छोटी समितियों को पर्याप्त और समय पर ऋण मिलना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये एजेंसियां छोटे किसानों को संस्थागत ऋण देने के लिए ठोस प्रयत्न कर रही हैं। व्यापक बैंकों के कार्यकरण में भी सुधार किया जा रहा है, जिससे छोटे किसानों को ऋण मिल सके और वे अपना काम कर सकें। इस परियोजना के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से सहकारी समितियों को सशक्त बनाया जा रहा है। डेयरी और मुर्गी पालन के लिए 10,000 रुपये तक ऋण देने के लिए जमानत की शर्त भी हटा दी गई है। खेती वाले क्षेत्र की किसान जनता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। हमने कुछ क्षेत्रों में इसके लिए परियोजनाएं चलाई हैं। इस प्रकार की 9 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और वर्ष 1970-71 में 15 और परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से अपनाने पर बल दिया जा रहा है, जिससे वहां के उत्पादन में वृद्धि हो। इसके लिए भिन्न भिन्न उर्वरक, बीज तथा उर्वरक संबंधी रसायन में भूमि संरक्षण, भूमि समतल करने और छोटे किसानों के लिए राज्य सहायता दी जा रही है। जहां तक सूखाग्रस्त क्षेत्रों का संबंध है, 54 जिलों में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में रियायत की व्यवस्था करने पर अधिक बल दिया गया है। 1 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्यक्रम से 1 वर्ष से कम में 25,000 से 30,000 तक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। वर्ष 1971-72 में ग्रामों में रोजगार दिलाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे ग्राम निवासियों को रोजगार मिलेगा। इन सब विशेष कामों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 385 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने भूमि सुधार पर अधिक ध्यान दिया है। असम में भूमि की अधिकतम सीमा 50 से घटाकर 25 एकड़ करने और तमिलनाडु में 30 से 15 एकड़ करने के लिए विधान में संशोधन किया गया था। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन किया गया था और हाल ही की बैठक में भूमिगत सीमा संबंधी पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में शामिल 7 मुख्यमंत्रियों ने भूमि की अधिकतम सीमा को लागू करने का अपना दृढ़ इरादा व्यक्त किया। बहुत से मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में भूमि सुधार कानून लागू किए। इन कानूनों के द्वारा गरीबों और भूमिहीनों को जमीनें दी गईं। उपसभापति महोदय, यह बिल विरोध नहीं समर्थन के लायक है और मैं तो यह कहूँगा कि देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन हमारे मित्रों ने कुछ बातें बताईं, जैसा कि भूपेश जी ने बताया कि जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया है और न कराने के लिए दंड निर्धारित किया है, वह उपयुक्त नहीं है। वैसे उनका भी संशोधन नहीं है और मेरा भी संशोधन नहीं है, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि यह एक विचारणीय बात है। बात छोटी है लेकिन विचारणीय है, क्योंकि जैसा यह छोटा सा बिल है वैसी ही सलाह भी छोटी सी है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि दवा की क्वालिटी का कोई हिसाब नहीं है। क्वालिटी का हिसाब आप कर भी नहीं सकते हैं। कोई भी उसको तैयार कर रहा है, कहीं भी उसको वह बेच रहा है, तो उनके द्वारा सीधा किसान ठगा जा रहा है। दोनों अर्थ में पैसा भी उसका खर्च हो रहा है और जिस काम के लिए वह पैसा खर्च करता है वह काम भी उसका नहीं होता है। इसलिए इस बिल में कोई सा प्रावधान आप कर रहे हैं जिससे सही दवा सही दाम में किसानों के पास पहुंच सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि आप जिस उद्देश्य से इस संशोधन विधेयक को लाए हैं उसका सचमुच में कारगर असर किस प्रकार से पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप यह कहें कि यह तो राज्य सरकार के अधीन है। वैसे भी कोई भी चीज़ वास्तव में राज्य सरकार के अधीन होती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब दवा के छिड़काव का और खास करके हवाई जहाज से दवा के छिड़काव का प्रचलन चला है।
वह जितना कारगर है उतना ही वह धोखा देने वाला है। हमारे राज्य में इन दवाओं को छिड़कने के लिए जो एक अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने कितने ही लाख की दवा का घपला कर दिया, कितने ही लाख खा गए। उनके ऊपर बहुत मुश्किल से कोई केस चला है। कोई छोटा मोटा आदमी उन पर केस चलाना चाहता है तो मंत्री से लेकर अन्य लोगों को वह पैसे से मिला सकते हैं। श्रीमान, जैसे कि आज एक प्रश्न आया खाद्य निगम के अध्यक्ष के बारे में, सब लोग यहाँ उपस्थित थे, लेकिन वे लोग चले गए और उनके उपस्थिति होते हुए भी वह प्रश्न पूछा नहीं जा सका। उनके खिलाफ इतना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। संसद भी कुछ नहीं करती है। न सरकार की ओर से कुछ होता है और न संसद की ओर से कुछ होता है। तो यह किस प्रकार से पता लगाया जाएगा कि जो दवा पानी मिलाकर छिड़क दी गई वह दवा ठीक थी या उसमें पानी ही था? वह दवा तो छिड़क दी गई, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं होता और उसका चार्ज किसानों से हो जाता है। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।